हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपकी ओ लैब की क्लास है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम आपका जो नया एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे, जो है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है गति का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है टू स्टडी द थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूजिंग टू स्प्रिंग बैलेंसेस। यानी हम क्या करेंगे, मोशन का, गति का जो थर्ड लॉ है, तीसरा लॉ है, उसे हम डिस्कस करेंगे किसके माध्यम से, दो स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम स्प्रिंग बैलेंसेस का यूज करेंगे और यहाँ पे हम वेरीफाई कर देंगे थर्ड लॉ को। ठीक है, तो आपका जो थर्ड लॉ है मोशन का वो क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है गति का वो ये कहता है हर एक एक्शन का एक बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। जो भी एक्शन किया जाता है उसका बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, आपके सामने कोई जो है टेबल है, उसको आप धक्का दे रहे हैं, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि अगर आप उस वस्तु को धक्का दे रहे हैं, जितने फोर्स से आप उसको धक्का दे रहे हैं उतने ही फोर्स या उतने ही बल से वो भी आपको धक्का देता है। यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी जो भी एक्शन होता है, जो भी एक्शन है, उसका बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। It must be remembered that action and reaction are always act on different objects. अब आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो दो अलग अलग वस्तुओं में लगता है। जैसे मैंने अभी बात करी कि आपने क्या किया, टेबल पे धक्का दिया। अब टेबल पे आपने धक्का दिया तो एक्शन किस पे हुआ, टेबल पे, और रिएक्शन किस पे होगा, आप पे। ठीक है, तो वो रिएक्शन किस पे होगा, आप पे होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जितनी फोर्स से आप टेबल को धक्का देंगे वो टेबल उतने ही बल से आपको भी मतलब फोर्स लगाएगा आप पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो एक्शन और रिएक्शंस जो होते हैं ये हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पे होते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन The third law of motion indicates that when an object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on first object. यानी जो तीसरा नियम है गति का वो ये कहता है कि अगर एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो जो दूसरी वस्तु है वो भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. और ये जो बल होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं परिमाण में, यानी इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। जैसे कि आपने क्या किया, टेबल पे बल लगाया 5 न्यूटन का, तो टेबल भी आप पे बल लगाएगा 5 न्यूटन का। ठीक है, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होगी, यानी वो -5 न्यूटन। ठीक है, यानी क्या होता है, जब भी जो भी एक्शन और रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग फोर्स, दो अलग अलग वस्तुओं पे लगता है। दोनों पे जो जो आपने एक्शन और रिएक्शन लगाया है दोनों क्या होते हैं, जैसे फोर्सेस है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन इनकी जो दिशा होगी वो विपरीत होगी, यानी ऑपोजिट होगी। These forces act on different objects so they do not cancel each other. अब जैसे हमने बात करी कि ये दोनों जो वस्तुएं हैं मतलब जो आपका फोर्स का जो एक्शन और रिएक्शन है दोनों अलग अलग वस्तुओं पे लगता है। अब ये जो दोनों वस्तुएं हैं ये क्या है, अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए ये क्या होती है, ये आपस में कैंसिल नहीं होती। ठीक है,
These forces act on different object, ये जो बल है वो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं, इसलिए ये आपस में कैंसिल नहीं होते हैं क्योंकि बॉडी क्या है, अलग अलग। Thus Newton's third law of motion describes the relationship between the forces of interaction between two objects. इसलिए अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, गति का जो तीसरा नियम है, ये दो वस्तुओं के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उनके रिलेशनशिप के बारे में ये बात करता है। ठीक है, दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है उसके बारे में ये क्या करता है, बात करता है। Whenever two bodies interact with each other, the force exerted by first body on second is called action, and the force exerted by second body on first is called reaction. The action and reactions are equal and opposite. अब जब भी दो बॉडीज जो है, दो वस्तुएं जो है, ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो एक जो बॉडी है यानी जो पहली बॉडी है वो दूसरी बॉडी पर यानी दूसरी वस्तु पर क्या करती है, एक्शन करती है। जैसे मैंने बात करी कि आपने क्या किया, टेबल पर धक्का लगाया, ठीक है, उस पर फोर्स लगाया, तो पहली बॉडी आप थे, ठीक है, फर्स्ट बॉडी आप थे, दूसरी बॉडी कौन सी है, टेबल है, आपने उस पर धक्का लगाया, यानी जो पहली बॉडी है वो दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसे हम एक्शन कहते हैं। The force exerted by the second body on first body is called reaction. इसी तरीके से जो दूसरी बॉडी है यानी जो टेबल है, वो टेबल क्या कर रही है, आप पे जो है फोर्स लगा रही है, तो जो सेकंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी पे जब फोर्स लगाती है, ठीक है, जो दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी पे जो फोर्स लगाती है, बल लगाती है, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, The action and reaction are equal and opposite. और ये जो एक्शन है और रिएक्शन है ये हमेशा बराबर और विपरीत होते हैं। यानी अभी आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि जो आपका एक्शन और रिएक्शन होता है ये अलग अलग बॉडीज में होते हैं। अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है तो उसे हम एक्शन कहते हैं, और दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे जो फोर्स लगाती है उसे हम रिएक्शन कहते हैं। ये एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, और विपरीत होते हैं यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये कभी भी कैंसिल नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज में होते हैं। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है, this block exert a force equal to the weight W equals to mg acting downwards to the ground. This is the action force. The ground exert an equal and opposite force यानी W dash बराबर mg on the block on the upward direction. This is the reaction force. यानी जब भी हम किसी भी लकड़ी के, आपके पास ब्लॉक है, लकड़ी का एक गुटका है, उसे आपने क्या किया, आपने फर्श पे रख, तो क्या होता है कि जो ये लकड़ी का टुकड़ा है इसका जो वेट भी क्या होता है, फोर्स होता है। आपने पढ़ा है, हमने जब चैप्टर्स पढ़ रहे थे हमने क्या जाना था कि भार एक तरीके का फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, जिस फोर्स से पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो जो एक्शन होता है बेसिकली वो क्या है, वेट। यहाँ पे अगर हम एक वुडन ब्लॉक को किसी फर्श पे रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वुडन ब्लॉक जो है यानी लकड़ी का जो गुटका है वो आपका पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये फर्श। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे यहाँ पे रख दिया। अब आपने यहाँ पे रख दिया तो इसके जो वेट है वो आपके फर्श पे पड़ रहा है, तो एक्शन क्या है, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यानी इस गुटके का जो वेट है जो कि नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जो वेट होता है यानी भार होता है वो भी एक प्रकार का बल है, तो W बराबर mg। अब इसके जो ये बल, ये जो लोहे, जो ये लकड़ी का टुकड़ा जो बल लगा रहा है, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में जो है एक जो है ये जो आपका फर्श है वो भी बल लगाता है, हमने पढ़ा है। अब ये आपकी क्या हो गई, सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑब्जेक्ट जो है पहली ऑब्जेक्ट में जब बल लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। ठीक है, और ये किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका परिमाण वही होता है जो कि
एक्शन का है, यानी ये जो लकड़ी का गुटका है इसका जो वेट है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, जो कि एक्शन है, इतना ही आपका रिएक्शन होगा, यानी W डैश बराबर mg। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन क्या होगा कि वहां बल जो ये जो ग्राउंड है या ये जो फर्श है वो इस ब्लॉक पे लगा रहा है, और दिशा कहाँ है, उल्टी दिशा है, ऑपोजिट दिशा है। किसके ऑपोजिट, वेट के ऑपोजिट, यानी ऊपर की ओर। ठीक है, तो एक्शन क्या हो गया, इस लकड़ी के ब्लॉक का वेट, और रिएक्शन क्या हो गया, वह फोर्स जो कि आपका ये फर्श है वो लगा रहा है। ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक पे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला है, अ गन रिकॉइल्स व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। तो बेसिकली हमने ये देखा है, ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम किसी गन से फायर करते हैं, तो आप फायर कर रहे हैं यानी जो बुलेट है वो एक फोर्स के साथ आगे जा रही है। अब जब ये बुलेट फोर्स के साथ आगे जाती है तो हम वस्तु कौन सी है, फोर्स कौन लगा रहा है, गन लगा रही है। ठीक है, पहली वस्तु आपकी गन है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, बुलेट है। अब बुलेट पे फोर्स लगा, बुलेट आगे की ओर गया। ठीक है, तो बुलेट पे क्या लगा, एक्शन लगा। अब बुलेट ने क्या किया, जैसे वो आगे की ओर गया उसने एक रिएक्शन लगाया, किस पे, गन पे। ठीक है, गन पे रिएक्शन लगाया, किससे लगाया, बुलेट पे। बुलेट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट, गन क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और आपको कैसे महसूस हुआ कि रिएक्शन हुआ, क्योंकि आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने बुलेट में फायर किया तो बुलेट पीछे की ओर धकेली या पीछे की ओर धक्का दिया इसने बुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जो आपका न्यूटन का तीसरा नियम है इसको आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे ही आप बुलेट फायर करते हैं तो आपको आपका जो बुलेट है वो पीछे की, जो आपका गन है वो पीछे की ओर रिकॉइल करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बुलेट है, फायर किया, सॉरी गन है, ये फायर किया, बुलेट आगे की ओर गई, तो इसने यहाँ पे एक्शन लगाया, किस पे, बुलेट पे। बुलेट ने पीछे रिएक्शन लगाया। ठीक है, तो गन पीछे की ओर चली। When a bullet is fired from the gun exert a force on bullet in forward direction। यानी जब बुलेट को फायर किया जाता है, जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो गन क्या करती है, गन बुलेट पर एक आगे की तरफ फोर्स लगाती है, बल लगाती है। दिस इज द एक्शन फोर्स, इसको क्या कहा जाता है, एक्शन फोर्स कहा जाता है। The bullet also exert an equal force on the gun in the backward direction। बुलेट भी क्या करती है, गन पे एक पीछे की ओर एक जो है बल लगाती है, फोर्स लगाती है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, इसको रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। Due to the large mass of the gun, it moves only a little distance backward by giving a jerk on the shoulder of a gunman। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, हमें तो थोड़ा सा रिकॉइल दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि क्योंकि जो गन है वो बहुत बड़ी है, उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है। ठीक है, इस कारण वहां पे हमें जो रिकॉइलेशन है वो कम दिखाई देता है। द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ द गन। और ये जो बैकवर्ड मोशन है गन का, इसको हम क्या कहते हैं, गन का रिकॉइल। तो बेसिकली बुलेट पे भी उतना ही बल लगा है, गन में भी उतना ही बल लगा है, लेकिन बुलेट का जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है वो कम है, इस कारण यहाँ पे आपको जो है इस पे बल ज्यादा दिखाई देता है। वहीं जो गन है, गन का मास बहुत ज्यादा है, इस कारण आपको इसमें जो रिएक्शन है वो कम दिखाई देता है। इसी तरीके से आपका दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है अ मैन वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, यानी एक व्यक्ति जो कि ग्राउंड में चल रहा है। अब कोई व्यक्ति जो है वो ग्राउंड पे क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, चल रहा है, तो क्या होता है कि जब हम चलते हैं बेसिकली तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों से क्या करते हैं, जो है फोर्स लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ग्राउंड पे पैरों से फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो गया, एक्शन। यहाँ पे हमारे फुट या हमारे जो पैर हैं वो क्या है आपके,
या आपका जो बॉडी है या जो पैर है बेसिकली, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ग्राउंड। अब आपने क्या किया? पैरों से ग्राउंड को पीछे की ओर धकेला, ठीक है, पीछे की ओर धकेला, यानी आपने फोर्स लगाया। अब ये ग्राउंड क्या करता है? आपको फिर आगे की ओर धकेलता है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? रिएक्शन। तो जब भी कोई भी व्यक्ति है वो ग्राउंड में चल रहा होता है, तो जैसे कि वो आगे की ओर चल रहा है, वो क्या करता है? वो पहले ग्राउंड पे बल लगाता है। तो बल लगाता है तो क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है। और फिर ग्राउंड क्या करता है? उस पे बल लगाता है, रिएक्शन होता है, जिस कारण वो चल पाता है। इसी तरीके से रोइंग ऑफ अ बोट, यानी जब बोट को चलाया जाता है, नाव को चलाया जाता है, रोइंग अ बोट यानी जब नाव को चलाया जाता है, तो जैसे कि तालाब में आपने क्या रखा? नाव है, ठीक है। अब या चप्पू से चलाया जाता है, तो क्या किया जाता है? चप्पू से क्या किया जाता है? जो पानी है, पानी पे बल लगाया जाता है, पानी को पीछे की ओर धकेला जाता है, यानी एक्शन किस पे लग रहा है? पानी पे। किसके माध्यम से? चप्पू के माध्यम। तो पहली ऑब्जेक्ट चप्पू हो गया, पानी क्या हो गया? दूसरी वस्तु हो गई। अब क्या होता है? ये पानी क्या करता है? ये पानी भी फिर क्या करता है? यहाँ फोर्स लगाता है, ठीक है, फोर्स लगाता है चप्पू से। फिर ये जो आपका ये चप्पू पे लगाता है, चप्पू से क्या होता है? पूरा का पूरा आपकी नाव मूव करने लग जाती है। तो नाव भी आपके रिएक्शन के कारण ही मूव करती है, यानी गति करती। इसी तरीके से अ पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग स्विमिंग, यानी जब कोई व्यक्ति जो है स्विमिंग करता है, तो स्विमिंग करते हुए वो क्या करता है? वो आगे की ओर मूव करता है, आगे की ओर गति करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो क्या करता है? वो अपने हाथों के माध्यम से बेसिकली वो क्या करता है? पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यानी वो पानी पे क्या करता है? एक्शन लगाता है। अब ये जो पानी है इसके रिवर्स काम करती है, यानी ये फिर क्या करती है? व्यक्ति के शरीर पर या उसके हाथों पर, उसकी बॉडी पर जो है, जैसे हाथों से पैरों से उसने फोर्स लगाया, तो फिर व्यक्ति की जो बॉडी है उस पर वो फोर्स लगाती है, जो कि रिएक्शन होता है, और इसी के कारण व्यक्ति पानी पर तैर पाता है। नेक्स्ट, रॉकेट प्रोपल्शन, यानी जैसे आपने देखा होगा कि जो रॉकेट है वो किस तरीके से मूव करते हैं, गति करते हैं, उनको लॉन्च किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है? आपका फ्यूल होता है। अब क्या होता है? ये जो फ्यूल है ये गैस की फॉर्म में जो है, ये जो फ्यूल होता है, या उसके कारण क्या होता है? आपकी जो रॉकेट है वो मूव करती है, और ये जो रॉकेट है बेसिकली ये क्या करती है? गैस पे एक एक्शन लगाती है। अब ये जो गैस है जो कि नीचे की तरफ मूव कर रही है, जो कि एक्शन के कारण नीचे की ओर गति कर रही है, ये क्या करती है? ये रॉकेट पे जो है फोर्स लगाती है, जो कि रिएक्शन फोर्स होता है, जिस कारण रॉकेट ऊपर की ओर मूव कर पाती है, यानी गति कर पाती है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया न्यूटन थर्ड लॉ का। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर डूइंग रियल लैब, यानी जब आप किसी रियल लैब या वास्तविक लैब में जब आप इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पहला है टेक टू सिमिलर स्प्रिंग बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट रेंजेस से ए एंड बी। हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो स्प्रिंग बैलेंस लेंगे जिनकी रेंज ए और बी होगी, ठीक है। नोट लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। आप क्या करेंगे? स्प्रिंग बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है उसे आप नोट कर देंगे। अटैच द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए एंड अ हुक fixed on the wall and the spring balance B is attached to the hook of spring balance A। अब आप क्या करेंगे? जो स्प्रिंग बैलेंस ए है, ठीक है, उसकी जो रिंग है या उसका जो हुक है उसे पहले वॉल पे अटैच कर देंगे, वॉल पे लगा देंगे। और जो स्प्रिंग बैलेंस बी है उसको आप जो है स्प्रिंग बैलेंस ए के हुक पे जोड़ देंगे। होल्ड द स्प्रिंग बैलेंसेस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल टू द टेबल। फिर आप क्या करेंगे? इस स्प्रिंग बैलेंस को क्या करेंगे? टेबल पे रख देंगे। पुल द रिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बी जेंटली। फिर आप क्या करेंगे? जो स्प्रिंग बैलेंस बी है उसकी जो रिंग है उसे खींचेंगे, ठीक है, जेंटली उसे खींचेंगे। Observe and note the reading of both spring balances. Repeat the experiment by applying different forces. अब आप क्या करेंगे? नोट करेंगे रीडिंग, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे और फिर इसी तरीके से जो है आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे।
नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर डूइंग सिमुलेटर, यानी सिमुलेटर में आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। चेंज द अप्लाइड फोर्स स्लाइडर एंड ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द टू स्प्रिंग बैलेंस। आपको क्या करना है, अप्लाइड फोर्स पर के जो स्लाइडर है उसे बदलना है, और आपको जो ये दो स्प्रिंग बैलेंस है इनकी रीडिंग को आपको ऑब्जर्व करना है कि कितनी कितनी रीडिंग है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय अप्लाइंग डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे अलग अलग फोर्सेस को अप्लाई करके। क्लिक ऑन द रीसेट बटन फॉर रीसेट द एक्सपेरिमेंट। फिर आप क्या करेंगे, रीसेट पे क्लिक करेंगे ताकि एक्सपेरिमेंट रीसेट हो जाए। ऑब्जर्वेशन लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन, यानी एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू कितनी है। लीस्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, और ए का आप स्प्रिंग बैलेंस का लीस्ट काउंट निकालेंगे, बी का लीस्ट काउंट निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, टेबल है इसको भरेंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 सीरियल नंबर आए। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ बी सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस व्हेन फोर्स अप्लाइड एंड, यानी जो बी स्प्रिंग बैलेंस है उसकी आप रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, और फिर ए स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग नोट करेंगे और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे नोट कर देंगे, यानी दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। रिजल्ट, द रीडिंग इन बोथ द बैलेंसेस आर सेम इन ईच केस, यानी हम क्या देखते हैं कि हर एक केस में जो रीडिंग है वो दोनों बैलेंसेस में सेम है। Thus action and reaction are equal and opposite and act on different body। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक्शन और रिएक्शन क्या है, बराबर है, विपरीत है और अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस की बात करें कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। स्प्रिंग बैलेंस ऑफ डिफरेंट लीस्ट काउंट शुड बी टेकन, यानी आपको ऐसा स्प्रिंग बैलेंस लेना है जिसका लीस्ट काउंट अलग अलग। ठीक है, spring balance should be brought in elastic mode before doing experiment, यानी जो spring balance है इसे यूज करने से पहले, एक्सपेरिमेंट में इसका उपयोग करने से पहले इसको इलास्टिक मोड पे रखना चाहिए। द सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस शुड नॉट बी पुल्ड बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, यानी जो दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है उसे हमें इलास्टिक लिमिट से ज्यादा पुल नहीं करना चाहिए। The reading of the spring balance should be taken without any parallax error, यानी आपके जो spring balance है उसकी जो रीडिंग है उनको बगैर पैरेलक्स एरर के जो है लेनी चाहिए। ठीक है, कोई पैरेलक्स एरर ना। अब हम एनिमेशन के माध्यम से देख लेते हैं कि आप इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम एम की बात कर लेते हैं। तो एम क्या है, आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो एम है आपका टू वेरीफाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूजिंग टू स्प्रिंग बैलेंस, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है गति का उसको हमें वेरीफाई करना है, उसको सिद्ध करना है दो स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, दो स्प्रिंग बैलेंस है। अब हम बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर की, यानी कौन सी सामग्री आपको चाहिए, दो स्प्रिंग बैलेंस चाहिए। तो हमारे पास जो दो स्प्रिंग बैलेंस है, ये वाला आपका 5 न्यूटन का है और ये वाला आपका क्या है 10 न्यूटन का। प्लस हमें एक आयरन का स्टैंड चाहिए, लोहे का स्टैंड चाहिए। ठीक है, ये अब आप क्या करेंगे, इस आयरन स्टैंड पे इसका जो पहला जो स्प्रिंग बैलेंस है इसका हुक यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जो आपकी रिंग है बेसिकली। अब इसका जो हुक है, ठीक है, इससे आप क्या करेंगे, दूसरे स्प्रिंग बैलेंस की जो हुक है उसे अटैच कर देंगे इस तरीके से एक टेबल के ऊपर रख के, और फिर आप इसे यहाँ पे से अपने हाथों से खींचेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे आप खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे तो आपको यहाँ पे रीडिंग मिलेगी। आपको इन रीडिंग्स को क्या करना है, नोट करना है, दोनों रीडिंग को अलग अलग सेपरेट। अब बेसिकली क्या हुआ, आपने फोर्स लगाया, तो ये जो है ये यहाँ पे फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे इस फोर्स इसके द्वारा, यानी जो आपका सेकंड
जो स्प्रिंग बैलेंस है इसके द्वारा पहले स्प्रिंग बैलेंस में, या आप कह सकते हैं ये पहला है ये दूसरा है, तो पहले स्प्रिंग बैलेंस के कारण दूसरे स्प्रिंग बैलेंस पे बल लगाया जा रहा है, जिसकी रीडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये भी इस पहले स्प्रिंग बैलेंस पे बल लगाएगा, उसकी रीडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको इसे टेबल फॉर्म में आपको सारी जो है रीडिंग्स नोट करनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप इस तरीके से 3 से 4 या 4 से 5 बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों को नोट करेंगे। फिर आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जो हमारा एक्शन फोर्स है और जो रिएक्शन फोर्स है, यानी दोनों के दोनों जो आपकी स्प्रिंग बैलेंस है उनकी रीडिंग आपको बराबर मिलेगी। ठीक है, यानी दोनों का जो रीडिंग है वो आपको बराबर यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से न्यूटन का तीसरा नियम वेरीफाई हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि रियल लैब में आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये भी आपका वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं न्यूटन के तीसरे जो है आपका नियम जो है उसकी बात करते हैं। तो ये क्या कहता है कि हर एक एक्शन का बराबर और विपरीत दिशा में क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब इसी को हम, ये जो न्यूटन का तीसरा लॉ है, इसको हम यहाँ पे जो है समझेंगे। बेसिकली जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी वुडन ब्लॉक, लकड़ी का जो गुटका है, अगर आप किसी भी फर्श पे रखते हैं तो क्या होता है, वो फर्श पे फोर्स लगाता है, ठीक है, वेट के कारण बल लगाता है। और क्या होता है, वो जो फर्श है वो भी जो है आपके जो लकड़ी का जो गुटका है या ब्लॉक है उस पर जो है फोर्स लगाता है, जो कि रिएक्शन होता है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दर्शाया गया है। हमने क्या किया, एक टेबल लिया, टेबल के ऊपर हमने बुक रखी। अब ये जो बुक है, ये जो किताब है, ये क्या कर रही है, ये एक फोर्स लगा रही है जो कि इसके भार की फॉर्म में है, यानी वेट की फॉर्म में, जो इस टेबल पे नीचे की ओर लग रहा है। अब क्या हुआ, ये जो टेबल है इस पे ये बल लग रहा है, कौन लगा रहा है, बुक लगा रही है। अब इस फोर्स, ये जो फोर्स है ये क्या है, एक्शन है, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर ये जो आपका टेबल है ये भी बुक पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, जो कि ऊपर की ओर, जिसको हम क्या कहेंगे, रिएक्शन। और ये जो दोनों बल हैं ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन कहाँ पे होंगे, विपरीत दिशा। आप देख सकते हैं बुक के कारण जो वेट है वो नीचे की ओर लगेगा, और जो टेबल लगाएगा बुक पे वो ऊपर की ओर लगेगा बल, ठीक है। तो दोनों बैलेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी बुक जो है एक जगह स्थिर। इसी तरीके से हमने रॉकेट के बारे में पढ़ा था कि रॉकेट में भी आपके जो गन्स है, ठीक है, गन में जब बुलेट फायर की जाती है या स्विमिंग की जाती है, या आप जैसे कि जो है बोट जो हो गया आपका जो है आप बोट चलाते हैं, या आप क्या करते हैं, चलते हैं, यहाँ पर सारी जगह जो है आपका जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है यही लगता है, और इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है फोर्स लगता है, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन जो है काम करते हैं। इसी तरीके से जैसे कि आपके जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, तो यहाँ पर भी जो है एक्शन और रिएक्शन या न्यूटन का जो तीसरा नियम है यही लगता है, इसी के कारण ये उड़ पाते हैं। और अभी हमने जैसे एक्सपेरिमेंट में देखा, इस तरीके से हमारा जो है एक्सपेरिमेंट, हमारा जो है आपका जो है सिमुलेटर में परफॉर्म होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर की। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें 2 स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, ठीक है, एक आपको आयरन का जो है स्टैंड चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है पहला स्प्रिंग बैलेंस लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कैलिब्रेशन दिया गया है, तो इसका आपको सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना है, ठीक है। तो 5 डिवीजन बराबर है 0.25 न्यूटन के, तो 1 डिवीजन की वैल्यू आई आपकी 0.05 न्यूटन, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0.25 को डिवाइड किया 5 से, जिससे हमारे पास 1 डिवीजन की वैल्यू आ गई, जो कि आपका क्या है, लीस्ट काउंट है स्प्रिंग बैलेंस। अब आपको एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है, उसको आपको, उसका जो रिंग है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंड पे इस तरीके से लगा दें,
ठीक है। और दूसरा उसका हुक होगा, हुक को आप क्या करेंगे, दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के हुक के साथ इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो दूसरा आपका स्प्रिंग बैलेंस है उस पर फोर्स लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब जो आपका पहला स्प्रिंग बैलेंस है उस पे आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे भी, यानी जो आपका दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है जिसके माध्यम से आप फोर्स लगा रहे हैं, वहां पर भी आपको जो है रीडिंग मिलेगी। यानी क्या हो रहा है, बेसिकली आपने जो है दूसरे स्प्रिंग बैलेंस से पहले स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स लगाया जिसका मेजरमेंट आपको मिला। अब ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये भी क्या कर रहा है, पहला जो स्प्रिंग बैलेंस है ये भी दूसरे स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स लगा रहा है, यानी बल लगा रहा है। ठीक है। इनकी वैल्यूज को आप नोट करें। अब आप देख सकते हैं कि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पहले वाले में लगा रहे हैं, उतना ही आपको जो है यहाँ पे चेंज जो है दूसरे वाले, यानी दूसरा जो आपका जिसके माध्यम से आप फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसमें भी आपको उतना ही बल में यानी फोर्स में चेंजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो इसका हमने आज थ्योरी पढ़ी, प्रोसीजर पढ़ा, साथ ही साथ हमने वीडियोस के माध्यम से देखा कि आप इसे किस प्रकार से रियल लैब में और सिमुलेटर में परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रैक्टिकल को सिमुलेटर के माध्यम से परफॉर्म करेंगे और ये देखेंगे कि आप रीडिंग किस प्रकार से लेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, जितना आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है, वीडियोस को खुद देखना है और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है इसको परफॉर्म करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।